तो कल के डिस्कशन लेक्चर क्वेश्चन नंबर 163 तक हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164 की बात करेंगे कि स्तन रोहित मर्म कौन से मर्म होते हैं। तो देखिए, स्तन रोहित होता कहाँ है? तो आपके चेस्ट एरिया में स्तन रोहित मर्म होता है, और जहां से निप्पल होते हैं उसके ऊपर की तरफ स्तन रोहित मर्म होता है, और स्तन रोहित मर्म कालांतर प्राणहर मर्म होता है। ऑप्शन सी ठीक होगा। चेस्ट एरिया में 8 मर्म ऐसे होते हैं जिनको वक्षो मर्म कहा जाता है। वक्षो मर्म में जैसे यहाँ वक्ष का मतलब होता है चेस्ट एरिया, वक्षो मर्म का मतलब है चेस्ट एरिया में जो होते हैं। संख्या जो इनकी होती है वो 8 होती है। 8 संख्या में स्तन रोहित संख्या में होते हैं 2, स्तन मूल ये भी संख्या में होते हैं 2, अपलाप संख्या में होते हैं 2, और अपस्तंभ ये भी संख्या में होते हैं 2। तो ये जो 8 मर्म होते हैं चेस्ट एरिया में पाए जाते हैं, वक्षो मर्म इन्हें कहते हैं। और इनकी ये जो आठों हैं, ये आठों कालांतर प्राणहर मर्म के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखें तो ऊर्ध्वजत्रुगत मर्मों की संख्या कितनी होती है। तो इसका डिवीजन हमने बताया था कि शाखाओं में अगर देखें तो मर्मों की संख्या होती है 44। मध्य शरीर में अगर मर्मों की संख्या की बात करें तो होती है 26, और मध्य शरीर में 26 में भी उदर और उर यानी कि चेस्ट और एब्डोमेन वाले एरिया में होते हैं 12, और पीठ में होते हैं 14। फिर उसके बाद में ऊर्ध्वजत्रुगत संख्या होती है 37। देखो, एक चीज हमेशा याद रखो, जब संख्या जैसे पूछी जा रही है तो जैसे शाखा की बात आ रही है तो हमेशा ये 4 शाखाओं की बात हो रही है। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो एक शाखा में कितने मर्म हैं, अगर ध्यान से क्वेश्चन इसलिए पढ़ने की जरूरत होती है कि अगर एक शाखा में बोलेगा तो शाखाएं 4, हाथ पैर 4 होती हैं, तो इसको डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो एक शाखा में 11 मर्म होते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। ऐसे ही संधियों के बारे में पूछें, ये शाखाओं में संधियां 120 होती हैं, और जबकि एक शाखा में संधियां जो होती है वो 30 ही होती है, तो इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो गर्भ में, चेस्ट में ऊपर वाले में ऑप्शन ए ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 166, गर्भ में वृद्धि का कारण, गर्भ वृद्धि का कारण क्या होता है? तो अन्नरस ठीक है, अग्नि ठीक है, वायु का आद्यमान ये भी ठीक है, तो ऑप्शन डी ठीक होगा सभी। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है, अन्नरस, अग्नि, वायु आद्यमान गर्भ वृद्धि का कारण है, लेकिन अगर पंच महाभूतों में क्वेश्चन होता कि पंच महाभूत में, तो वायु विवर्जती, वायु क्या करती है? सेल डिवीजन करती है। वायु विवर्जती यानी सेल डिवीजन करेगा, और आकाश विवर्धती, विवर्धती यानी कि आकाश जो होता है वो बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि आकाश खाली, दो चीजें हैं, 2 सेल हैं, उनके बीच में खाली स्थान आ जाए तो दोनों बड़ी इधर उधर बढ़ जाएंगी, या सेल छोटी है और उसके बीच में खाली स्थान आ जाए तो सेल बड़ी हो जाएगी। तो आकाश क्या करता है? बढ़ाने का कार्य करता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था तेन पचती, तेज पचती यानी कि जो एंजाइमेटिक एक्शन होता
होते हैं पाचन संबंधी, वो अग्नि महाभूत कर रहा था। और आपाक्लेद की जो जल था वो जोड़ने का कार्य करता था, और पृथ्वी संघनन का कार्य कर रहा था। तो अगर ये क्वेश्चन गर्भ वृद्धि का कारण अगर महाभूत इसमें लिखे होते तो ऑप्शन आकाश महाभूत सही होता, क्योंकि आकाश का काम है विवर्धन यानी बढ़ाने का काम, और विभाजित करने का काम होता है वायु का। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, अगर ऑप्शन यहाँ पर आकाश होता तो आकाश ही सही होता। नेक्स्ट देखें, गर्भ के स्थापन से पूर्व उसका पोषण कैसे होता है। देखिए, गर्भ के स्थापन का मतलब क्या होता है, जैसे जब फर्टिलाइजेशन अगर आप देखें तो आयुर्वेद के अनुसार जैसे ये यूट्रस का पार्ट है, तो यहाँ से ये ओवरी होती है, ओवरी से अंडा निकलता है, और ये फेलोपियन ट्यूब होती है, और ये फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर जैसे अंडा आया और इधर से स्पर्म आए, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर अब फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है, यानी कि ओवम और स्पर्म, शुक्र और शोणित का यहाँ पर मिलन होता है। अगर सोचो ये जो जाइगोट बना, ये जाइगोट यहीं पर इम्प्लांट यानी कि यहीं पर ठहर जाए, तो ऐसी कंडीशन जब इस गर्भाशय, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, यूट्रस या गर्भाशय, तो और ये एरिया कहलाता है बॉडी, इतना वाला एरिया यूट्रस की बॉडी। तो यूट्रस की ये जो बॉडी है, इसके अलावा अगर कहीं पर भी जाइगोट या एम्ब्रियो, जाइगोट से आगे जो स्ट्रक्चर बनता है वो एम्ब्रियो, इसका इम्प्लांटेशन यानी कि ये कहीं और ठहर जाए यूट्रस की बॉडी के अलावा, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और ये खतरनाक होती है। कई बार शुरुआती अवस्था में ये पता नहीं चलती है, और अगर फेलोपियन ट्यूब में गर्भ बढ़ जाए तो उस कारण से बहुत ज्यादा पेन होता है, या फिर यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब फट सकती है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कभी इसमें अगर लापरवाही की जाती है तो मृत्यु तक हो सकती है। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। उसके बाद में ये आगे बढ़ता हुआ एम्ब्रियो, अगर ये तो एबनॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या है कि जब ये एम्ब्रियो आगे की तरफ आएगा और ये जो यूट्रस की बॉडी है यहाँ पर जब ये धंस जाएगा, तो इसको बोलेंगे कंसीव। जब हो जाता है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो हो चुका है। शुरुआती 3 महीने तक जब पूरी तरीके से प्लेसेंटा नहीं बनता है, तो जो ओवरी थी, ओवरी में कार्पस ल्यूटियम से जब अंडा बाहर निकल आता है, तो वो जो रेजिडुअल बॉडी बचती है वहां से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की सप्लाई होती है, और इसका इम्प्लांटेशन तब तक चलता रहता है। जब प्लेसेंटा बन जाता है तो उससे निकलने लगता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, तो वहां से फिर उसका पोषण वगैरह जो है यहाँ चलता है। तो यहाँ क्वेश्चन आयुर्वेद के अनुसार पूछा गया है कि गर्भ के स्थापना के पूर्व, स्थापना मतलब अभी प्लेसेंटा नहीं बना है, केवल ये इम्प्लांट हुआ है। जैसे पेड़ देखें, जैसे बड़ा पेड़ अगर आप कोई लगाते हैं, तो कभी भी अगर आप देखें तो जो पेड़ लगेगा बड़ा पेड़, तो उसकी एक जड़ नीचे की तरफ बहुत लंबी नीचे की तरफ जाती है, बाकी जड़ें ऊपर से छोटी छोटी होती हैं। लेकिन पेड़ लगाते ही ये जड़ जो सबसे नीचे वाली, ऐसा तो नहीं है कि पेड़ आपने लगाया है और सबसे नीचे बहुत बड़ी नीचे जड़ हो गई हो, ऐसा नहीं होता है। वो बड़ी जड़ देर में जाके बनती है, धीरे धीरे। उससे पहले वो छोटे छोटे जो है, ये जो पोर्शंस होते हैं, इनसे अपना पोषण मिट्टी से लेता रहता है। वैसे ही गर्भ प्लेसेंटा बनने से पहले इसमें फिम्बरी निकल आती हैं ऐसे, और इनसे अपना पोषण लेता रहता है। तो ये जो पोषण होता है ये उप स्नेह और उपस्वेद,
उप स्नेह और उप स्वेद से करता है। उप स्नेह मतलब जो धातु है उससे जो स्नेह अंश निकलेगा उसको चूस लेगा, और उप स्वेद जैसे पसीना अगर निकल रहा है, इधर मान चलिए धातुएं हैं और इससे कुछ सिक्रिट, पसीना मतलब क्या है, कुछ सिक्रिट हो रहा है। जैसे आपको पसीना निकल रहा है गर्मी के मौसम में, तो इसका मतलब आपके सेल के अंदर से सिक्रेट होके आ रहा है। वैसे यहाँ धातुओं से कोई चीज सिक्रेट होके आ रही है तो वो उपस्वेद हो गया। तो उपस्वेद और उपस्नेह इन दोनों तरीकों से गर्भ, जब तक उसके अंदर प्लेसेंटा नहीं बनता है तब तक वो उपस्नेह और उपस्वेद से करता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि गर्भ का पोषण किस न्याय के द्वारा होता है, अगर इसमें स्थापना के पूर्व शब्द ना लिखा हो तो ऑप्शन सही होगा केदारी कुल्य न्याय। ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो गर्भ का पोषण कैसे होता है, केदारी कुल्य न्याय से होता है। लेकिन अगर पूछा जाए गर्भ स्थापना के पूर्व तो उपस्नेह और उपस्वेद से इसका होता है पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि तिक्त रस का पांच भौतिक संगठन क्या होता है। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये 6 रस होते हैं। अब देखिए तिक्त रस पूछा गया है तो सबसे पहले ये जाने कि तिक्त रस में अग्नि महाभूत नहीं होता है। तो इसमें जो ऑप्शन अग्नि वाले हैं उनको पहले हटा दीजिए। जैसे देखें वायु और अग्नि लिखा है, इसको हटा दीजिए। तिक्त रस में जल भी नहीं होता है, तो जल नहीं होता तो नीचे के दो ऑप्शन बचे उसमें जल है, इसका मतलब ये भी सही नहीं होगा। तो ऑप्शन ए बचा वायु और आकाश। तो वायु और आकाश तिक्त रस में होता है, कसाय रस में वायु और पृथ्वी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो त्रिपर्दिक कहाँ होता है। त्रिपर्दिक को अंग्रेजी में लिखने तो ज्यादा आसानी होगी, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं त्रिकपर्दिक कपाट को। अब देखो पहला चीज, ट्राइकस्पिड अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये हृदय में ही पाया जाएगा। अब हृदय में लेफ्ट साइड और राइट साइड दो, जैसे अगर आप हृदय का डायग्राम देखें तो इस तरीके से हृदय होता है, और इसमें एट्रियम और वेंट्रिकल, ऊपर वाले हिस्से को एट्रियम, एट्रियम मतलब अटारी समझो, जैसे घर में छत होती है ना उसको अटरिया बोलते हैं, तो वो एट्रियम है। ऊपर हमेशा एट्रियम होता है, नीचे जो होता है वो वेंट्रिकल होता है। अब दोनों के दो दो हिस्से होते हैं, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट, राइट लेफ्ट, तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। जैसे लेफ्ट एट्रियम जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा होता है, और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से, इस तरह से दोनों आपस में जुड़े होते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, जैसे इधर वाला लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, तो जो ये लेफ्ट होता है यहीं से लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा बाहर निकलती है, और ये अरोटा जो होता है पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है। और जो राइट एट्रियम होता है, इस राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा, यानी पूरे शरीर से ब्लड लाकर सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा जो होते हैं वो राइट एट्रियम में आके खुलते हैं, और राइट एट्रियम से फिर ब्लड जो होता है वो नीचे देखें तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये अशुद्ध रक्त का वहन करके आपके लंग्स तक ले जाती हैं, फुफ्फुस तक। लंग्स में जाकर वहां पर अशुद्ध रक्त जो होता है उसका ऑक्सीजनेशन होता है, यानी ऑक्सीजन उसमें बढ़ता है। ऑक्सीजन लेकर फिर वो कहाँ आता है, फिर वो पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आता है। देखिए पल्मोनरी वेन शुद्ध रक्त का वहन करती, तो अपवाद होते हैं। पल्मोनरी वेन, वेन में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो राइट एट्रियम जो होता है उससे ब्लड फिर लेफ्ट में जाता है, और लेफ्ट से फिर पूरे शरीर में चला जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होते हैं।
तो राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। तो यहाँ देखें लिखा है कि दक्षिण आलिंद निलय के मध्य, तो दक्षिण राइट एट्रियम, आलिंद को बोलते हैं एट्रियम और निलय को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर जो वाल्व होगा वो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। तो ऑप्शन ए ठीक है। दूसरा जो लिखा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में लिख लें बाइकस्पिड वाल्व होता है, मेट्रल वाल्व जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। और अरोटा जो होता है, अरोटा ये जो पूरे शरीर को ब्लड ले जा रहा है, इसमें जो वाल्व होते हैं उसको सेमी ल्यूनर वाल्व बोलते हैं या मिजनर्स वाल्व बोलते हैं, मेम्ब्रेनस वाल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए तो लिखा है कृत्सन देह में व्याप्त कला क्या है। अब देखो कृत्सन का मतलब अगर आपको समझ में आ जाए इस शब्द का मतलब क्या होता है तो आप क्वेश्चन निकाल लेंगे। कृत्सन का मतलब होता है संपूर्ण। तो संपूर्ण पूरे शरीर में व्याप्त कला जो होती है वो शुक्र धारा कला होती है। तो ऑप्शन डी ठीक होगा। नेक्स्ट है कफ का प्रकोपक काल क्या होता है। तो ये भी ध्यान रखें कि कफ का प्रकोपक काल आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि भाई बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन ऑप्शन में बसंत ऋतु है ही नहीं है। ऑप्शन में क्या है, भुक्त मात्रे, भुक्त जीरिते, अर्धरात्रि और जीरांते। अब इसका अगर आपको मतलब पता हो तो आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। पहला चीज लिखा है भुक्त मात्रे। भुक्त मात्रे मतलब खाने के बाद, खाने के बाद कफ बढ़ता है। तो ऑप्शन ए ही सही होगा। लेकिन अन्य ऑप्शन को देखें, भुक्ते जीरेती, भुक्ते जीरेती मतलब खाना पच रहा है। खाना पच रहा का मतलब होता है कि यहाँ पर पित्त बढ़ा होगा। और जीर आंते, जीरांते मतलब खाना पच गया है और खाना पच गया है उस समय बढ़ता है वात। तो ये खाने के तुरंत बाद कफ बढ़ता है, खाने के पच रहा है तो पित्त बढ़ता है और खाना जब पच चुका होता है तो वात बढ़ती है। तो ये चीज आपको इन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। दूसरा एक लिखा है अर्धरात्रि। तो अर्धरात्रि में पित्त बढ़ता है। इसमें भी लिख लें कि पूर्वाह्न में यानी कि सुबह के समय कफ बढ़ता है, मध्याह्न में पित्त बढ़ता है, मध्याह्न में पित्त बढ़ता है और अपराह्न में वात बढ़ती है। अपराह्न में वात बढ़ती है। फिर शुरू होता है प्रदोष काल। प्रदोष काल में भी वात बढ़ती है। प्रदोष काल में कफ बढ़ता है। प्रदोष काल में कफ। प्रदोष काल क्या होता है, प्रदोष काल जब रात्रि शुरू होने वाली होती है, डूब चुका है, चंद्रमा हल्का सा निकल आए, वो जो होता है, रात्रि शुरू हो जाए वही प्रदोष काल है। तो इस समय कफ बढ़ता है। मध्य रात्रि में अगर देखें तो पित्त बढ़ता है। और एक समय होता है प्रत्यूष काल। प्रत्यूष, प्रत्यूष काल में वात बढ़ती है। अब प्रत्यूष मतलब जो ब्रह्म मुहूर्त का समय आप लोग मानते हैं, सूरज निकलने के पहले का जो समय होता है, रात्रि का अंतिम पहर यानी कि 3 और 4 बजे का, 4 साढ़े 4 बजे तक का जो 3:30 से 4:30 बजे तक का जो टाइम होता है वो प्रत्यूष काल होता है और वहां पर वात बढ़ी होती है। तो ये रात्रि में कैसे दोष पड़ते हैं तो भी जाने। बाकी ऋतुओं के अनुसार दोष का संचय प्रकोप पहले डिस्कस करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि चरक के अनुसार महाकसाय कितने होते हैं। देखिए चरक ने, आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 4 में 50 महाकसाय बताए हैं। 50 महाकसाय। अब महाकसाय का मतलब होता है ग्रुप। जैसे
इसको इस तरह समझिए, जैसे एक कोई स्कूल है, स्कूल में सोचो कक्षा 12 तक हो है वो, तो कक्षा 1 में कितने बच्चे हों, कक्षा 2 में कितने बच्चे हों, कक्षा 3 में कितने बच्चे हैं, तो ये ग्रुप जो बना है, वैसे चरक ने 50 महाकसाय बताए। लेकिन एक चीज, जैसे स्कूल में क्या है, बच्चों की संख्या फिक्स नहीं है, तो हो सकता है कक्षा 1 में 10 बच्चे हों, कक्षा 2 में 50 बच्चे हों, संख्या फिक्स नहीं है। लेकिन चरक ने महाकसाय में हर एक कसाय में, हर ग्रुप में संख्या 10 फिक्स कर दिया, यानी कि 50 महाकसाय है। तो पहले महाकसाय, जैसे पहला महाकसाय क्या है, जीवनी महाकसाय। जीवनी महाकसाय में 10 औषधियां होती हैं, जीवक, कृष्पक, मेधा, महामेधा, काकोली, छिकाकुल, इस तरह से मुक्तपर्णी, मांसपर्णी, मधु, तो संख्या में 10 होती हैं। और हर एक कसाय में, हर महाकसाय में संख्या 10 फिक्स है, तो 50 महाकसाय हैं और एक में 10 हैं। तो टोटल अगर पूछे कि कसाय सब, देखो यहाँ लिखा है महाकसाय, तो महाकसाय में ऑप्शन सही होगा बी, 50 होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि चरक के अनुसार कसाय कितने हैं, तो 50 गुणे 10 करना है, यानी कि 500 संख्या सही होगी फिर, क्योंकि कसाय पूछ रहा है तो एक ग्रुप में 10 हैं और चरक ने 50 ग्रुप बताए हैं, तो 50 गुणे 10, 500 सही होगा। ध्यान दें ऐसे शब्दों के ऊपर। लेकिन एक चीज और भी ध्यान दें कि जो ये एक ग्रुप में 10 औषधियां बताई हैं, तो इसमें कई ग्रुप ऐसे हैं जिसमें औषधियां रिपीट हो गई। जैसे जब हमने आपको पढ़ाया होगा तो उसमें लिखाया भी होगा कि जो सबसे ज्यादा बार यष्टि मधु यानी मुलेठी जो होती है, उसका वर्णन 11 ग्रुप में किया गया है। ऐसे कई सारी औषधियां हैं जिनका वर्णन कई ग्रुपों में किया गया है। तो ये हो गया महाकसाय। नेक्स्ट देखें, सुश्रुत के अनुसार शुक्र निर्माण काल कितना है। देखिए, ये क्वेश्चन सामान्य पूछा गया है कि सुश्रुत का अनुसार निर्माण कितना है। तो सुश्रुत ने बताया 1000, सॉरी 1 माह, 1 मंथ में। और इसको एक चीज और याद, वैसे तो उन्होंने 1 माह शब्द से उन्होंने बताया कि एक धातु जो है 3015 कला, ये शब्द याद रखें, एक धातु 3015 कला में ठहरती है। तो 3015 कला में एक धातु जब ठहरती है तो टोटल 7 धातुएं होती हैं। अब एक धातु में तो चलिए रुकी हुई है कला, एक धातु एक कला का मतलब यहाँ पर मेम्ब्रेन, कला का मतलब टाइम है। जब टाइम का डिवीजन आपको बताया होगा, निमेष, कला, उन ये सारी चीजें होती हैं। तो 3015 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18,090 कला। तो रस से शुक्र धातु बनने में 18,090 कला लगती है, और ये टाइम होता है 1 महीने का, 1 मंथ। ठीक है। अगर क्वेश्चन ये ना हो, जैसे शुक्र निर्माण काल कितना है, क्वेश्चन ये पूछा और इसमें ऑप्शन में 1 महीना अगर ना हो, तो 18,090 कला। अब सोचो इस क्वेश्चन को ऐसे बना दिया जाए, 1 माह भी लिख दिया जाए और 18,090 कला लिख दिया जाए और ऑप्शन सी पे लिख दिया जाए दोनों सही, तो आपको क्वेश्चन इसीलिए ध्यान से पढ़ना, फिर दोनों सही हो जाएगा। इसीलिए एक क्वेश्चन के कितने हो सकते हैं, मतलब आपको ये ध्यान देना जरूरी है। देखो, अब यही क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि बाजीकरण औषधियां अगर किसी को दे दिया जाए, उसके बाद में रस से शुक्र बनने में कितना समय लगेगा, तो 1 दिन लगेगा, तब ऑप्शन क्या सही होगा, 1 दिन। क्योंकि बाजीकरण औषधियां प्रभाव से कार्य करती हैं। और सुश्रुत ने बताया स्वबल गुण उत्कर्ष, यानी कि अपने गुणों के बल के होने के कारण से बाजीकरण औषधियां एक ही दिन में रस से शुक्र बना देते हैं। तो क्वेश्चन के सारे मतलब समझते हुए आपको आंसर उसका टिक करना, तो यहाँ पर आंसर टी सही होगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर चरक के अनुसार पूछ लिया जाता तो ऑप्शन 6 दिन सही होता। ठीक है, तो सभी आचार्यों का मतलब ध्यान रखें।
नेक्स्ट देखें, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है, यानी कि आरबीसी के बारे में बात कर रहा है कि आरबीसी की लाइफ स्पान 120 दिन होती है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, मानस रोगों का चिकित्सा क्या है? तो इसमें ऑप्शन देखें, मानस रोगों की चिकित्सा आचार्य चरक ने कई स्थानों पर बताया है। कई स्थानों पर उन्होंने बताया है कि मानस रोगों में, जैसे चरक सूत्र स्थान 1, ये क्वेश्चन है चरक सूत्र स्थान 1 का, धी धैर्य स्मृति, धी धैर्य स्मृति, समाधि और विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, ये 5 चीजें बताई हैं कि इन 5 चीजों में अगर आप हमेशा तत्पर रहते हैं तो ये 5 चीज अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको कभी कोई मानस व्याधि नहीं होगी। ये 5 चीजें का मतलब है ये है कि बुद्धि से काम करें, धैर्य हमेशा रखें, अपनी मेमोरी आप अपनी सही रखें। इसका मतलब ये सारी चीजें होती हैं तो आपको मानना नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन में देखें क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन में धैर्य, स्मृति और समाधि, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, सभी। लेकिन जब चरक सूत्र स्थान आप 11 में जाएंगे तो वहां पर भी मानस रोगों की चिकित्सा बताई गई है, और मानस रोगों की चिकित्सा में वहां बताया गया है, सत्वाजय चिकित्सा के नाम से भी लिखा है कि अर्थेभ्यो मनोनिग्रह करके वहां बताया गया, हितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह, यानी कि हितकर वस्तुओं की तरफ अपना मन लगाएं, अहितकर वस्तुओं की तरफ से अपना मन हटा दें, एक वो भी है। तो वो भी मानस रोगों की चिकित्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चरक के अनुसार ओज क्या है? प्राणायतन है, धातु है, मल है, उपधातु है। तो आचार्य चरक ने ओज को धातु तो नहीं बताया है, ना उपधातु बताया है, ना मल बताया है, प्राणायतन बताया है। यही क्वेश्चन अगर सुश्रुत का होता तो सुश्रुत ने ओज को सर्व धातु स्नेह, यानी सभी धातुओं का स्नेह अंश बताया है। एक चीज हो गई। दूसरा, अगर यही क्वेश्चन अष्टांग हृदय के अनुसार होता कि अष्टांग हृदय के अनुसार ओज क्या है, तो ऑप्शन सी सही होता, ओज जो है शुक्र का मल बताया है। तो क्वेश्चन किसके अनुसार पूछा गया है, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखें, जनपदोध्वंस का दुष्परिहार भाव क्या है? तो ये जो चारों भाव लिखे हैं, जल वायु देश काल, ये चारों के चारों जनपदोध्वंस के दुष्परिहार भाव हैं। लेकिन यहाँ पर बार बार मैं वही कहता हूँ कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो कभी कभी ये होगा कि आपके 2 ऑप्शन सही मिलेंगे, 3 ऑप्शन सही मिलेंगे। कभी आप देखो इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन सही हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता कि जनपदोध्वंस के दुष्परिहार भाव में प्रधान क्या है, प्रधान शब्द लगा होता तो ऑप्शन डी सही होता, काल सही होता। लेकिन इस क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन डी काल ही सही होगा, क्योंकि जल वायु देश काल तो सभी दुष्परिहार भाव है, लेकिन प्रधान इसमें क्या है, काल है, तो ऑप्शन डी ठीक होगा। तो वही मैं बताता रहता हूँ कि कभी कभी ऐसा भी आपको मिल सकता है कि एक ऑप्शन से ज्यादा सही होंगे, लेकिन उसमें भी सही सबसे ज्यादा क्या है आपको वो टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, जनपदोध्वंस का मूल कारण क्या है? अधर्म, प्रज्ञापराध, देश काल। अब देखो इस क्वेश्चन में भी एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, अधर्म भी सही है और प्रज्ञापराध, दोनों ऑप्शन सही हैं इसके मूल कारण में। लेकिन अगर प्रधान देखेंगे तो अधर्म ही होगा, तो ऑप्शन ए ठीक होगा। हालांकि अधर्म और प्रज्ञापराध दोनों जो है जनपदोध्वंस का मूल कारण है। नेक्स्ट देखिए,
हिंज जॉइंट के बारे में पूछा है। हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाता है? तो हिंज जॉइंट को ही आयुर्वेद में जब हम लोग जॉइंट पढ़ रहे थे, संधियां 8 प्रकार की, तो हिंज जॉइंट को कोर संधि कहा गया था। और कोर लोगों ने देखा था एंकल जॉइंट, गुल्फ में, जानू में, मणिबंध में, ऊपर में, इन सब स्थानों पर पाया जा रहा था। हिंज जॉइंट पूछा है, मॉडर्न का क्वेश्चन है, जहां आयुर्वेद का सेम ही बताया है सुश्रुत ने भी। तो कूपर संधि, कूपर को बोलते हैं एल्बो, एल्बो जॉइंट। एल्बो कहाँ होता है? जो आपकी कोहनी होती है उसे एल्बो बोलते हैं। तो यहाँ पर हिंज जॉइंट पाया जाता है। नेक्स्ट देखें, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो दर्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आस्तिक दर्शन और एक होता है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन 6 होते हैं, नास्तिक दर्शन 1 होता है। लेकिन नास्तिक में भी एक ऐसे नास्तिक होते हैं, जैसे आस्तिक दर्शन क्या है? आत्मा, परमात्मा और ईश्वर को मानते हैं। नास्तिक दर्शन आत्मा परमात्मा किसी को नहीं मानता, ना ईश्वर ईश्वर किसी को नहीं। लेकिन एक होते हैं ना पूर्ण रूप से आस्तिक हैं और न पूर्ण रूप से तो न पूर्ण रूप से आस्तिक है, न पूर्ण रूप से नास्तिक है। तो इसका मतलब क्या है? मानते आत्मा मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते। तो ये हो जाती, परमात्मा को मानोगे, ईश्वर को नहीं मानोगे, यानी कि आत्मा शब्द को मानते हैं, तो रूप से ना नास्तिक है ना आस्तिक है। ऐसे 2 ही दर्शन होते हैं, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। नास्तिक एक ही दर्शन होता है, चार्वाक दर्शन, जिसको वाचस्पति दर्शन, लोकायतन दर्शन भी कहा जाता है। फिर बचता क्या है? बचता है आस्तिक दर्शन। 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें सांख्य दर्शन आता है। अब सांख्य सबसे पुराना दर्शन भी है, यही लिख लें कि सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन भी है। सांख्य का मतलब संख्या से संबंधित होता है, और चूंकि इन्होंने सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में 24 संख्या बताई है, चतुर्विंशात्मक पुरुष जिसको हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, तो उसी से इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन पड़ता है। और इसके जो प्रणेता है वो आचार्य ऋषि कपिल जी। तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन होते हैं आयुर्वेद में। अब जैसे पहला ऑप्शन गौतम लिखा है तो गौतम जो है न्याय दर्शन लिखते हैं। न्याय दर्शन। पतंजलि जो है ये योग दर्शन के प्रणेता है। और फिर बचते हैं कणाद। कणाद जो है वैशेषिक दर्शन के। कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है। बचे कौन? मीमांसा। मीमांसा के जो प्रणेता हैं वो हैं जैमिनी। और वेदांत दर्शन, दर्शन के जो प्रणेता हैं वो बादरायण, वेद व्यास। बादरायण, वेद व्यास, ये 6 प्रकार के दर्शन होते हैं। नेक्स्ट देखें, प्रत्यक्ष को ही प्रमाण। तो चारवाक दर्शन ने प्रत्यक्ष को ही प्रमाण, यानी कि इनका कहने का मतलब था कि सामने अगर धूप है तो आप धूप मानिए,
बादल है तो बादल मानिए। अब आपने ना आत्मा देखा ना परमात्मा देखा तो उसको मत मानिए। पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, जैसे अन्य सभी दर्शन पुनर्जन्म को मानते हैं। इनका कहना था मर गया तो कुतस्थ गमनम किम दर्शनम, यानी कहाँ चला गया, किसने देखा। मैंने तो नहीं देखा ना आपने देखा, तो इसीलिए पुनर्जन्म नहीं। जब पैदा हुए हो तो इसी जन्म को मानो, इसी जन्म का उपभोग करो। आप मनुष्य हो, आपके अंदर भावनाएं हैं, आपके अंदर पैसा कमाना, वृत्ति और खर्च करना, उपभोग करना, ये सारी आपके अंदर वृत्तियां हैं। तो आप यही देखो, मरने के बाद में किसी ने क्या देखा किसी को नहीं पता। तो वही प्रत्यक्ष को ही प्रमाण चार वाक दर्शन मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, उपमान प्रमाण माना है। चार प्रकार के प्रमाण, आप्तोपदेश, अनुमान और युक्त ने बताए हैं। अगर युक्ति सुश्रुत के द्वारा बताए गए प्रमाण हो जाते हैं। देखें तो उपमान पूछा है तो ऑप्शन डी सही होगा, सुश्रुत। संस्कर्ता कौन है, तो अग्निवेश तंत्र है। चूंकि चरक बहुत चालाक थे तो उन्होंने जी की संहिता को प्रति संस्कार किया, यानी कि उसमें जो गलतियां थी उसको फिर उन्होंने इतनी चालाकी की कि अपना ही नाम दे दिया, चरक संहिता बता दिया। ये सही होगा, चरक। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछे ये प्रति संस्कर्ता कौन थे, संपूरक कौन थे, तो ऑप्शन डी सही होता, दृढ़ बल सही होता। प्रति संस्कर्ता पूछा है तो चरक सही होगा। और आर्य चरक के मूल उपदेष्टा आत्रेय पुनर्वसु। नेक्स्ट देखें तो सर्वव्यापक इंद्री कौन सी है, तो त्वचा इंद्री है, यानी कि हर जगह पाई जाती है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान क्या कहलाता है। देखिए, पहली चीज है इंद्रियां, दो शब्द हैं इसमें, एक है और फिर है अर्थ। अर्थ क्या है, पांच अर्थ होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच अर्थ होते हैं। अब ये पांच अर्थ और इंद्रियां कितनी होती है, ज्ञान इंद्रियां पांच होती हैं। जैसे शब्द जो है स्रोत, जैसे शब्द जो है वो स्रोत इंद्री, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं तो आपके कान सुन रहे होंगे, आपकी आंखें नहीं सुन रही होंगी, तो शब्द हमेशा केवल स्रोत इंद्री ही सुनेगी। और स्पर्श जो होता है वो स्पर्श इंद्री या त्वच इंद्री, स्पर्श इंद्री, टच जो है वो केवल त्वचा पता कर पाएगी। रूप जो है वो चक्षु इंद्री, या जिसको दृक इंद्री बोलते हैं, चक्षु इंद्री, यानी देखने का काम केवल चक्षु इंद्री आंखों से ही होगा, कान से देखने का काम नहीं होगा। तो इंद्री और उसके अर्थ फिक्स होते हैं कि कौन सी इंद्री क्या करेगी। तो आपको ये समझ, फिर लिखा है सन्निकर्ष। सन्निकर्ष का मतलब होता है मिलना। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो ये जो शब्द है आपके कान से जाके मिल रहे होंगे, तो आपके कान के अंदर जा रहे हैं शब्द, होगा। कॉक्लिया स्ट्रक्चर होते हैं, मॉडर्न साइंस के अनुसार अगर कान के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़े तो कॉक्लियर और वेस्टिबुल स्ट्रक्चर होते हैं। कॉक्लिया जो होती है वो सुनने का काम करता है, वेस्टिबुल आपका बैलेंस बनाने का काम करता है। जैसे आप सोच रहे होंगे ना, आपका हाथ पैर बैलेंस नहीं बनाते, आपके कान के अंदर वो संरचना होती है जो आपका बैलेंस बनाती है। तो इंद्रियाओं का सन्निकर्ष यानी कि मिलना, जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये प्रत्यक्ष है, आप पढ़ रहे हैं सामने तो आपके कान के अंदर जाके वो चीज मिल रही है, ये प्रत्यक्ष है कि आपके कान मेरी बातें स्रोत इंद्रिय सुन रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष जन्य ज्ञान कहलाता है। सन्निकर्ष मतलब सामने सामने जो चीज दिख रही है इंद्रियों के में, तो ये प्रत्यक्ष है। नेक्स्ट देखना, कार्पस लूटियम का जीवन काल कितना होता है। कार्पस लूटियम ओवरी में पाई जाने वाली संरचना होती है जिससे प्रोजेस्टेरॉन वगैरह निकलता है, हार्मोन। और इसका जीवन काल कार्पस ल्यूटियम 12 से 14 दिन। लेकिन ध्यान रखें, कार्पस ल्यूटियम 12 से 14 दिन तक तब होता है जब फर्टिलाइजेशन ना हो, यानी कि ओवल्यूशन
सॉल्यूशन होने के बाद में फिर वो ओवम जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब से होते हुए अगर स्पर्म मिला तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं मिला तो फिर ऐसे का ऐसे चला जाएगा। उस कंडीशन में 12 से 14 दिन तक कार्पस लूटियम जीवित रहती है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता तब तक इसका लगभग 3 महीने तक कार्पस लूटियम धीरे धीरे हार्मोन निकालती रहती है। लेकिन अनुसार कफ का विशेष स्थान क्या है? देखिए क्वेश्चन किसके अनुसार पूछा है, ध्यान रखें, सुश्रुत के अनुसार। ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे, हृदय, उर, आमाशय, तृतीय, सभी के सभी ऐसे स्थान है जहां कफ होता है। करें तो चरक ने, सुश्रुत ने, सबने आमाशय को कफ का विशेष स्थान बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हार्ट रेट उच्चतम कब होती है, यानी कि ज्यादा कब पाई जाती है? गर्भ में, नवजात में, युवावस्था में, वृद्ध में? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। गर्भ में जो रेट होती है वो 140 के ऊपर होती है, जबकि युवावस्था में जैसे आप देखें एडल्ट स्टेज में तो 72 पर मिनट होती है। नवजात में थोड़ा सा और ज्यादा होती है, लगभग 100-120 के करीब में होती है, लेकिन सबसे नेक्स्ट देखें, पेयर पैचेस कहाँ पाए जाते हैं? तो पेयर पैचेस को लिखने, इनको पुलिस मैन ऑफ द एब्डोमेन भी कहते हैं, गार्ड मैन भी कहते हैं, क्योंकि पेयर पैचेस होते हैं वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। देखिए ऑप्शन देखें तो सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जिजोनम, सीकम, इलियम, तो ये इलियम में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ऑप्शन सी ठीक होगा। नेक्स्ट, आमाशय में शीघ्रता से अवशोषित होता है, तो आमाशय, देखो इसमें ऑप्शन पे ध्यान दें तो जल, ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, तो ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, ये तीनों तो आमाशय में एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। तो बचा क्या? पानी। तो पानी आमाशय में, अगर यहाँ पर एल्कोहल होता ऑप्शन में तो एल्कोहल भी स्टमक में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखें, रतौंधी का कारण क्या है? तो विटामिन ए होता है, और इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया था उस समय कि क्यों ऐसा होता है। विटामिन बी से बेरी बेरी, बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वासियोरकर निम्न में से किसकी कमी से होती है? देखो, दो प्रोटीन, एनर्जी, मल न्यूट्रिशन की वजह से दो मुख्य रूप से व्याधियां होती है। एक क्वासियोरकर होती है, देखो इसको याद कैसे, हमेशा कंफ्यूजन, तो ये याद रखो, मेरेस्मस मतलब मरगिल्ला, एकदम मरा, मतलब बहुत ही ज्यादा दुबला पतला होगा, तो उसको मेरेस्मस याद रखो। जैसे कोई व्यक्ति जब मोटा होता है तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, अब कोई व्यक्ति पतला है तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन की कमी नहीं। पतले व्यक्ति में प्रोटीन नहीं कम है और मोटे व्यक्ति में प्रोटीन की कमी, इस तरह से याद रखो। तो क्वासियोरकर मतलब मोटा, अब मोटा है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, प्रोटीन की कमी। तो किसकी कमी से होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो प्रोटीन की कमी से होता है, क्वेश्चन नंबर ए ठीक होगा। अगर पूछता क्वेश्चन कि मेरेस्मस किसकी कमी से होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। तो नेक्स्ट देखें, किल्ड वैक्सीन क्या होती है? देखिए वैक्सीन के बारे में कुछ ऐसी वैक्सीन हो, वैक्सीन का मतलब क्या होता है भाई? वैक्सीन में
जो रियल पैथोजन होता है, जैसे अगर किसी को छोटी माता, बड़ी माता, जैसे आपने सुना होगा चेचक है, मम्स जिसको बोलते हैं, चिकन पॉक्स बोलते हैं, तो ये जो बीमारियां पहले बहुत होती थी, तो इन बीमारियों का जो कारण वायरस होता था, उस वायरस जब आपके शरीर में जाता है तो आपको बीमारी करता है। लेकिन जैसे पोलियो है, ये भी बीमारी टीकाकरण। कारण क्यों ऐसा होता है कि वो बीमारी तुरंत कर देता है? उसका कारण इसलिए होता है कि जब वो पैथोजन आपके शरीर में जाता है, तो आपका शरीर जब उसके खिलाफ काम करता है, तो थोड़ा धीरे-धीरे काम करता है। लेकिन अगर एक बार कोई बीमारी हो गई, तो आपका शरीर ये याद रखता है कि फ्यूचर में आने वाला ये जो बैक्टीरिया है, जैसे आपके घर में एक मेहमान आया और वो मेहमान आपके घर में आया और खूब खाया-पिया, किसी भी कमरे में जाके सो रहा है, कहीं पर भी उठ रहा है, बैठ रहा है, तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। यार कैसा आदमी है, जहाँ आया वहाँ पड़ा हुआ है, खा रहा है, इधर गंदगी कर रहा है, तो आप चाहेंगे कि ये साला कभी ना आए। एक बार पहली बार जब आया, आपने उसकी हरकतें देखी, फिर अगली बार जब वो आएगा तो आप गेट ही नहीं खोलोगे, और अगर गेट खोलोगे, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आते ही उसको ऐसी चाय दो जिसमें चीनी ना हो, एकदम कड़वी बना के दो, तो चाय पीते ही समझ जाएगा कि अरे यार, लग रहा है इस बार स्वागत नहीं होगा अच्छे से। खाना ऐसा दो जिसमें इतनी लाल मिर्च डाल दो कि खाते ही सुबह उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाए, तो वो क्या होगा? अगले दिन ही भाग जाएगा, कहेगा अरे यार यहाँ तो बेकार है। ऐसे ही आपके शरीर के अंदर जब कोई वायरस आता है पहली बार, तो आपका शरीर उसको समझने में, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन वही वायरस अगली बार जब आएगा तो आपका शरीर पहचान जाएगा, यार पिछली बार आया था तो बहुत ज़्यादा सेल को मार काट किया था, बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को डैमेज किया था, तो आपका शरीर उसको पहले ही धर दबोचेगा और दबा के उसका टेटुआ दबा देगा। टेटुआ दबाने का मतलब है कि उसको सेल डिवीजन और नहीं करने देगा और वहीं पर उसको रोक देगा, तो आपके शरीर में वो व्याधि नहीं होगी। तो इसी बेसिक प्रिंसिपल पर हमारी वैक्सीन काम करती है। और किल्ड वैक्सीन का मतलब ये होता है कि हम उसी वायरस को आर्टिफिशियल तरीके से मार दें, उसपे लेज़र लेट लाइट लगा दें या उसको टेम्परेचर बढ़ा के उसको मार दें, उसके लेकिन उसके खोल जो है, उसका चारों तरफ का जो एरिया है बाहर, वो गड़बड़ ना हो। क्योंकि वो गड़बड़ होगा तो आपका शरीर उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएगा। रियल और किल्ड में फिर वो अंतर नहीं पता चलेगा। तो किल्ड हो, लेकिन उसके चारों तरफ का खोल डैमेज ना हो, फिर उसको आपके शरीर के अंदर जब पहुँचा दिया जाएगा, तो चूँकि आपका शरीर एक्टिव हो जाएगा कि यार ये कोई बाहर से चीज़ आई है, इसके खिलाफ हमें एंटीबॉडी बनानी है। लेकिन चूँकि वो मरा हुआ है, किल्ड यानी कि मरा हुआ है, तो फिर वो आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा और आपका शरीर धीरे-धीरे उसके खिलाफ कोई ना कोई एंटीबॉडी बना लेगा। और अगली बार अगर रियल में ही एटमॉस्फेयर से रियल में वो वायरस आपके शरीर में आ जाए, तो आपका शरीर उतनी ही तेज़ी से आप पे काम करेगा। तो कई बार किल्ड वैक्सीन देते हैं, कई बार एटेन्यूएटेड यानी अधमरा वायरस आपके शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। इसके अलग-अलग कैटेगरीज़ होते हैं कि कौन किल्ड होता है, कौन एटेन्यूएटेड होता है, कौन लाइव होता है। तो यहाँ साल्क और सविन देखें, ये दोनों प्रकार के जो साल्क और सविन होते हैं, ये पोलियो के केस में दिए जाते हैं। और इसमें जो साल्क वाला होता है वो चिल्ड होता है और साविन वाला एटेन्यूएटेड होता है। नेक्स्ट देखें, चरक के अनुसार शुक्र क्या है? तो चरक के अनुसार शुक्र धातु भी है। शुक्र क्या है? सातवीं धातु होती है। नेक्स्ट, कृतवीर के अनुसार गर्भ में उत्पन्न प्रथम अंग क्या है? तो कृतवीर ने सबसे पहले हृदय बताया था। तो इसके बारे में अभी पिछले टर्म पे जब डिस्कस हो रहा था, तो हम लोगों ने सारा लिख भी लिया था कि किस आचार्य के अनुसार कौन-सा अंग पहले बनता है। तो कृतवीर ने हृदय बताया और गुदा गुदा जो है सुश्रुत संहिता में किसी ने नहीं बताया, लेकिन चरक संहिता में जब सेमिनार हो रहा था, तो गुदा के बारे में भद्र शौनक जी ने बताया। तो गुदा के आगे लिख लें, भद्र शौनक।
हृदय कृतवीर ने बताया, हाथ पैर मार्कंडेय ने बताया सुश्रुत संहिता में, और जबकि चरक संहिता में बडिस ने बताया, और सिर जो है शौनक ने बताया सुश्रुत संहिता में, और कुमार सिरा भारद्वाज ने बताया चरक संहिता में। नेक्स्ट देखिए, मांस मर्म क्या है? तो मांस मर्म इंद्रबस्ती, श्रृंगाटक, विटप, अपांग। तो इसमें इंद्रबस्ती जो है मांस मर्म है, बाकी जो लिखे हैं श्रृंगाटक, विटप और अपांग ये सिरा मर्म होते हैं। नेक्स्ट देखें, साधक पित्त का स्थान क्या है? तो पित्त 5 प्रकार के होते हैं। साधक पित्त हृदय में पाया जाता है, आलोचक पित्त नेत्र में पाया जाता है, भ्राजक पित्त त्वचा में होता है, पाचक पित्त आमाशय पक्वाशय मध्य होता है, आमाशय पक्वाशय मध्य, और आलोचक पित्त के 2 भेद बताए हैं, चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक। और एक और होता है रंजक पित्त, रंजक पित्त। रंजक पित्त यकृत प्लीहा में चरक और सुश्रुत ने बताया है, यकृत प्लीहा में चरक सुश्रुत ने, और आमाशय में बताया है वाग्भट ने। नेक्स्ट, चरक के अनुसार अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो चरक ने 360, चरक और वाग्भट ने 360, सुश्रुत ने 300 बताई है, और 206 मॉडर्न साइंस के अनुसार। नेक्स्ट, वात का संचय, हाँ विटप स्नायु मर्म है, लिख देना। नेक्स्ट, वात का संचय स्थल क्या होता है? तो वात का संचय स्थल पक्वाशय। आमाशय में कफ, पश्चिमाशय या आमाशय पक्वाशय मध्य पित्त, और पक्वाशय में वात का स्थान होता है। नेक्स्ट देखें, प्रभा प्रसादो मेधाचा किसका कर्म है? तो ये आविकृत पित्त के कर्म है। तो ऑप्शन देखें, आविकृत पित्त जो है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, दोषज प्रकृतियां कितनी होती हैं? दोषज प्रकृतियां होती हैं 7, वातज, पित्तज, कफज, फिर वात पित्तज, वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, पित्त कफज, और वात कफज, और एक होती है सम प्रकृति। तो ये 7 दोषज प्रकृतियां होती हैं। नेक्स्ट, प्राकृत पित्त का रस क्या है? तो प्राकृत पित्त का रस कटु होता है, ऑप्शन सी ठीक होगा। और विकृत पित्त जो होता है उसका रस कट अम्ल होता है, तो अम्ल के सामने लिखें विकृत पित्त का रस। नेक्स्ट देखें, ओज की गंध क्या होती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओज की गंध। तो इसमें मैंने बताया था एक चीज याद रखें कि ओज जो है सर्पी वर्ण, यानी घी घी के जैसा उसका कलर होता है, मधुर रस शहद के जैसा उसका रस होता है, और लाज गंधी लाजा के समान उसका गंध होता है, तो ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204 देखें, तो सप्तमी शुक्रधाला कला होती है, तो ऑप्शन बी, इसके बारे में सब डिस्कस हो गया है। मज्जा वृद्धि का लक्षण देखें क्या है? अगर मज्जा वृद्धि हो जाएगी, सर्वांग नेत्र गौरव, ऑप्शन ए ठीक होगा, आंखों में भारीपन लगना। क्वेश्चन नंबर 206 देखें, मांस की उपधातु क्या है? तो मांस की उपधातु चढ़, त्वचा और वसा,
ऑप्शन सी में लिखा होगा। एस्तन्ना और आर्तो रस धातु की हैं, कंडरा और सिरा रक्त की हैं, और स्वेद जो है मेद का मल होता है। ऑप्शन सी ठीक होगा। नेक्स्ट, रस वृद्धि का लक्षण क्या होगा? जब रस धातु बढ़ जाएगी तो हृदय कंप ये होगा आपको, रस क्षय में होगा, रस वृद्धि में नहीं होगा। इसको लिख लें। हृदय उत्क्लेद यानी कि नाउजिया जैसा हृदय उत्क्लेद होगा, तो यही सही होगा, ये रस वृद्धि में होगा। ग्लानि, हृदय कंप और शून्यता और हृदय कंप, ये सारे लक्षण जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे रस क्षय में, रस या कफ क्षय। नेक्स्ट, रक्त धातु का कर्म क्या है? तो इसमें जीवनी, प्रीणन, लेपन, ये एक श्लोक लिखाया होगा मैंने, जीवन, प्रीणन, लेपन। तो रस का कर्म जीवन है, रक्त का कर्म पीड़न यानी प्राण देना। ऑप्शन ए ठीक होगा। जीवन के सामने लिख लें रस, लेपन के सामने लिख लें मांस, और धारण के सामने लिख लें अस्थि का कर्म होता है। नेक्स्ट, रस धातु का मल कफ होता है। ऑप्शन ए ठीक होगा। पित्त जो है ये रक्त धातु का मल होता है। खा मल मांस धातु का मल है, और स्वेद मेद का मल है। नेक्स्ट, पित्त का संचय वर्षा ऋतु में होता है। ऑप्शन सी ठीक होगा। प्रकोप शरद ऋतु में होता है, और प्रशमन हेमंत ऋतु में होता है। तो शरद के सामने पित्त का प्रकोप लिख लें, और हेमंत के सामने प्रशमन लिख लें। नेक्स्ट, तर्पक कफ का स्थान सिर में होता है। ऑप्शन डी ठीक होगा। संधियों में श्लेष्मक कफ होता है। आमाशय में क्लेदक कफ होता है, और हृदय में अवलंबक कफ होता है। क्वेश्चन नंबर 8, 208 दोबारा से देख लें। जीवन, प्रीणन, जीवन, लेपन। हाँ, उसको क्वेश्चन नंबर 208 का सी सही कर लें। प्रीणन रस का होता है, और रक्त जो होता है वो जीवन होता है। इसका श्लोक वाग्भट जी ने बताया है। प्रीण, जीवन, लेपन, स्नेहन, मान, मेद का कर्म स्नेह होता है। प्रीणन, जीवन, लेपन, स्नेहन, और धारण कर्म होता है अस्थि का। लेपन और बीज जो होता है, पूर्ण कर्म होता है मज्जा का, और बीज होता है शुक्र का कर्म। इसको लिख लें। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 212 में आ जाए कि किस अवस्था पाक में वायु की उत्पत्ति होती है? तो अवस्था पाक के बारे में बताया भोजन पाचन में। मधुर अवस्था पाक, पित्त अवस्था, कटु अवस्था पाक, और अम्ल अवस्था। मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, और कटु अवस्था पाक, 3 अवस्थाएं होती हैं। मधुर में कफ बढ़ता है, अम्ल में पित्त बढ़ता है, और कटु में वात बढ़ती है। तो वायु की वृद्धि यहाँ देखें तो ऑप्शन सी कटु अवस्था पाक में। नेक्स्ट, वात नाशक रसों का समूह। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये 6 रस होते हैं, जिसमें से ऊपर के जो 3 है मधुर, अम्ल, लवण, ये वात सामक होते हैं। नीचे के जो 3 होते हैं कटु, तिक्त, कषाय, ये वात प्रकोपक होते हैं। और इसका उल्टा कर दीजिए, यानी ऊपर जो है मधुर, अम्ल, लवण, ये कफ को बढ़ाने वाले, और कटु, तिक्त, कषाय, ये कफ को
घटाने वाले हो जाएंगे। और जबकि बीच के 3 देखें, अम्ल, लवण और कटु, ये पित्त को बढ़ाते हैं, पित्त प्रकोपक है। मधुर, तिक्त और कषाय, ये 3 जो होते हैं ये पित्त शामक होते हैं। तो इसमें वातनाशक पूछा है, तो वातनाशक मधुर, अम्ल और लवण, तो ऑप्शन बी ठीक होगा। नेक्स्ट है रस धातु का शरीर में विक्षेपण कर्म व्यान वायु का होता है। व्यान वायु रस का विक्षेपण करती है, ऑप्शन ए ठीक है। प्राण वायु रेस्पायरेशन कराती है। समान वायु अग्नि जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। और अपान वायु मूत्र, शुक्र, गर्भ, मल और आर्तों को बाहर निकालती है। नेक्स्ट, कफ के 5 भेदों का नामतः उल्लेख, तो ये वाग्भट जी ने किया है, ऑप्शन डी ठीक है। चरक ने वात के 5 भेदों का नामतः उल्लेख सर्वप्रथम किया है। सुश्रुत ने वात और पित्त यानी कि पित्त का सर्वप्रथम नामतः उल्लेख किया है। और वाग्भट जी ने कफ के 5 नामों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट देखें, चरक के अनुसार पित्त का विशेष स्थान क्या है? चरक के अनुसार पित्त का विशेष स्थान क्या है? तो आमाशय, पक्वाशय, मध्य। इसमें ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 216, तत्र विशेषण आमाशय पित्त स्थान है। नहीं, आमाशय को टिक कर लें। विशेष स्थान में देखें तो चरक के अनुसार पक्वाशय जो होता है वात का विशेष स्थान है, और उर यानी चेस्ट कफ का विशेष स्थान, और आमाशय जो है पित्त का विशेष स्थान बताया है। नेक्स्ट, विकृत कफ का रस क्या है? प्राकृत कफ का रस मधुर होता है और विकृत कफ का रस लवण होता है, तो ऑप्शन सी ठीक होगा। प्लीहा वृद्धि लक्षण कहाँ मिलेगा? तो प्लीहा स्प्लीन जो होती है, इसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी के लिए कब्रिस्तान होती है, क्योंकि आरबीसी जो 120 दिन की हो जाती है वो यहीं पर जाके टूटती है, फिर यहीं पर बिलीरुबिन बनता है, और बिलीरुबिन बनकर फिर लीवर में आता है, वहां पर पाइल बनता है। प्लीहा वृद्धि जब मेद क्षय हो जाएगा, यानी पेट में जब कोई मेद ही नहीं रह जाएगा, यानी इतना पतला हो जाएगा लगेगी, तो ऐसा लगेगा कि स्प्लीन बढ़ गया। स्प्लीन प्लीहा वृद्धि लक्षण मेद क्षय में मिलेगा। रक्त क्षय कहाँ, रक्त क्षय का लक्षण क्या मिलेगा? तो रक्त कहाँ बहता है? सिराओं में बहता है, और सिराएं जब रक्त क्षय हो जाएगा तो सिराओं में क्या होता है? शिथिलता आ जाएगी, तो ऑप्शन बी ठीक होगा। जबकि धमनी शैथिल्य मांस क्षय में आपको मिलेगा, और सिरा पूर्णता आपको रक्त वृद्धि में मिलेगा, और प्लीहा वृद्धि मेद क्षय में मिलेगा। नेक्स्ट, आलोचक पित्त के भेदों का, तो अभी पीछे मैंने डिस्कस किया था कि 2 भेद होते हैं, एक चक्षु वैशेषिक, एक बुद्धि वैशेषिक। ये भेद आचार्य भेल जी ने बताया, ऑप्शन बी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो चरका अनुसार दो हृदय अवस्था काल क्या है? दो हृदय का मतलब होता है कि जब कोई माता गर्भवती होती है तो एक बच्चे का हृदय उसके अंदर होता है और एक उसका अपना हृदय, तो 2 हृदय की अवस्था ये हो जाती है। और इसको चरक जी ने 3रे माह में बताया है, जबकि सुश्रुत ने 4थे माह में 2 हृदय अवस्था बताई है, तो चतुर्थ माह के सामने सुश्रुत लिख लें। नेक्स्ट है अपृथक भाव। क्वेश्चन क्या है? अपृथक भाव किससे संबंधित है? तो जब 2 चीजें अलग ना हो तो उसे बोलते हैं अपृथक भाव। तो संबंध जो होता है, 2 चीजें जब अलग नहीं होती, भाव समय संबंध में होता है। नेक्स्ट है मृदु कोष्ठ में कौन सा दोष प्रधान होता है? कोष्ठ 3 प्रकार 4 प्रकार के कोष्ठ होते हैं। एक मृदु कोष्ठ होता है,
फिर क्रूर कोष्ठ होता है, मध्यम या समकोष्ठी। प्रधान, क्रूर कोष्ठ में वात प्रधान होता है, मध्यम में सभी दोष कफ कफ प्रधान होते हैं। तो यहाँ पित्त वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वंक्षण कच्छार की संधियां हैं। उल्लू कच्छा बच्छा में दांत दिखाता है। उल्लू कच्छा बच्छा में दांत दिखाता है, यानी कि उलूखल संधि। क्वेश्चन 23 दोबारा देख लें। तो मृदु कोष्ठ दोष में पित्त प्रधान होता है। और क्वेश्चन नंबर 224 देखें, वंक्षण कच्छा और दंत में किस प्रकार की संधि है, इसको याद कराया दिखाता है, यानी कि उल्लू से उलूखल। नेक्स्ट, जानु नितंब में किस यहाँ पाई जाती है, होता है पटेला। यानी कि आप अपने घुटने पे हाथ रखें तो जो पटेला होता है, पटेला एकदम फ्लैट, और फ्लैट को आयुर्वेद में कपाल जैसे घर फ्लैट बोलते हैं। तो यहाँ कपाल संधि होगी, तो ऑप्शन सी ठीक होगा। नेक्स्ट, सहज कालज और युक्तिकृत भेद किसके हैं। तो ये तीन भेद बल के होते हैं। बल सहज, जैसे दारा सिंह का अगर लड़का है तो वो भी, विद्यु दारा सिंह भी बड़ा स्ट्रांग तगड़ा है, तो वो सहज है। कालज जैसे बढ़ा हुआ होता है और आदान काल में कम होता है, तो ये कालज बल है। युक्तिकृत जैसे आप प्रोटीन शेक पिए, तो ये युक्तिकृत बल होते हैं। तो तीन भेद बताएं। नेक्स्ट, कान में तीन प्रकार की अस्थियां होती हैं, फिंकस और स्टपीज। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सबसे छोटी कौन सी होती है, तो स्टपीज जो होती है वो सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट, सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 होता है। विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग बेरी, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी सी से होता है, और रिकेट्स जो होता है वो डी से होता है। संरचनात्मक कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो नहीं आता है, वो नेफ्रॉन का ही लूप होता है। आग्नेयास्त्र का स्राव कौन सा होता है, यहाँ से यानी कि पैंक्रियास जो होते हैं वो इंसुलिन का सिक्रीशन करते हैं, ऑप्शन ए ठीक है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ल्यूटिजाइन हार्मोन, एलएच ल्यूटिजाइन हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ओवरी। बस आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट